सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़िए। जब आप थियरी पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट रोज देने की जरूरत नहीं है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, लेकिन जब आप टेस्ट दीजिए तो सभी प्रश्नों को एनालाइज करिए कि कौन से प्रश्न गलत हुए, क्यों गलत हुए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा। यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होगी। खूबसूरत सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। सबसे पहली तो बात ये हो रही है उपभोक्ता की बचत। तो अगर जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की सर्वप्रथम बात किया जाए कि उपभोक्ता की अवधारणा की, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है कि उपभोक्ता बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वो दिया गया था ड्यूपिट साहब के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूपिट साहब के द्वारा। लेकिन उपभोक्ता के बचत की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो विकसित करने का श्रेय जाता है आपके मार्शल साहब को। किसको? मार्शल साहब को। ठीक है। और उपभोक्ता का बचत होता क्या है, तो उपभोक्ता के बचत का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आप एक फ्रिज खरीदने वाले हैं और फ्रिज खरीदने वाले हैं तो आप फ्रिज खरीदने के लिए 40,000 रुपए देने को तैयार हैं कि एक फ्रिज हम 40,000 रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो वही फ्रिज आपको केवल और केवल 35,000 रुपए में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बचत 5,000 रुपए की हो गई।
अर्थात उपभोक्ता की बचत 5,000 रुपए की हो गई। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ड्यूपिट ने दिया था। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो मार्शल ने किया था। उपभोक्ता की बचत होती क्या है, तो उपभोक्ता की बचत का मतलब होता है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होता है। ठीक है, अब प्रश्न को थोड़ा आगे पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक तरफ उपभोक्ता है और दूसरे तरफ उत्पादक है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम हो तथा पूर्ति की लोच क्या हो, इकाई से अधिक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो उत्पादक है, ये प्रश्न में बस यही पूछना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न में बस ये जानना चाहता है कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पादक की बचत से अधिक होगी, अर्थात उपभोक्ता कब बचत ज्यादा प्राप्त करेगा। उपभोक्ता एज अ उपभोक्ता आप बचत कब ज्यादा प्राप्त करेंगे, तो एज अ उपभोक्ता आप बचत तभी प्राप्त करेंगे जब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो और मांग की लोच क्या हो, इकाई से कम हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मांग को आप परिवर्तित कर सकते हैं और वही जो पूर्ति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होगी, तो मांग की लोच इकाई से कम हो, अर्थात एक उपभोक्ता ऐसा ना हो कि एक ही उत्पादक पे डिपेंड हो तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मांग की लोच क्या होती है, पूर्ति की लोच क्या होती है, लोचदार मांग का मतलब क्या होता है, बेलोचदार मांग का मतलब क्या होता है। तो मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन आप थियरी जरूर पढ़ा करिए, इसीलिए मैं कहता हूँ थियरी पढ़िए। तो एक लाइन में बताऊं तो मांग लोचदार होने का मतलब कि उपभोक्ता अपने मांग को परिवर्तित कर सकता है, और मांग बेलोचदार होने का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब देखिए, जब ऐसे प्रश्न आप लोग के पेपर में आते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ता के अतिरेक की बात हो रही है, उपभोक्ता के अतिरेक की बात हो रही है, उपभोक्ता के अतिरेक की बात हो रही है और उपभोक्ता के अतिरेक की बात हो रही है। तो अब आप अपने दिमाग में कॉमन सेंस से इस बात को जरूर लगा लेंगे कि ये उपभोक्ता के अतिरेक से संबंधित है। तो फिर वही बात हो जाएगी कि उपभोक्ता के अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो उपभोक्ता के अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। और उपभोक्ता के अतिरेक की अवधारणा को विकसित करने का कार्य किसको जाता है, तो मार्शल को जाता है। उपभोक्ता के अतिरेक का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य आप दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे हमने कहा कि आप एक फ्रिज खरीदने वाले हैं और उस फ्रिज के लिए 40,000 रुपए आप देने को तैयार हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो वो फ्रिज आपको केवल और केवल 35,000 रुपए में ही मिल जाता है। इसका मतलब कि आपकी बचत कितने रुपए की हो गई, 5,000 रुपए की आपकी बचत हो गई है ना। तो अब देखिए ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी थोड़ा पढ़िए कि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है। नहीं भैया, उपभोक्ता अतिरेक वस्तु की कीमत से स्वतंत्र कैसे होगा। वस्तु की कीमत अगर जो ज्यादा होगी, वस्तु की कीमत अगर जो ज्यादा होगी तो उपभोक्ता का अतिरेक कम होगा, मतलब उपभोक्ता का अतिरेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 40,000 रुपए आप लेके गए और आपको पता चले कि 39,000 रुपए में फ्रिज मिल रहा है, तो आपको 21,000 रुपए का बचत हुआ ना। लेकिन वही अगर जो वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता का अतिरेक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वस्तु का कीमत कम होगा तो उपभोक्ता का अतिरेक बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, जैसे कि 40,000 रुपए आप मार्केट में लेके गए और आप कीमत कम है, अर्थात अब यहाँ पे 35,000 रुपए आपको देना है, तो आपका क्या हो गया, 5,000 रुपए का बचत हो रहा है। तो ये स्वतंत्र नहीं होता है भैया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं
सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है जब उसकी मांग की लोच होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। अब विलासिता की वस्तु क्या होती है? विलासिता की वस्तु, तो देखिए विलासिता की वस्तु का मतलब ये होता है ऐसी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एज अ उपभोक्ता आप अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए या आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेडियो है, तो रेडियो के बिना ऐसा थोड़ी है कि आप जी नहीं पाएंगे, रेडियो विलासिता की वस्तु हो गई। जैसे आपकी टीवी है, तो टीवी आपकी विलासिता की वस्तु हो गई। जैसे कार है, तो कार आपकी विलासिता की वस्तु हो गई। ऐसा थोड़ी है कि अगर जो रेडियो, टीवी, कार आपके पास नहीं रहेगा तो आप जीवन नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? आज से जो हमारी पिछली जो हमारी पीढ़ियां थी, वो तो बिना रेडियो, टीवी, कार के ही तो जीती थी ना। लेकिन विलासिता की वस्तु इस प्रकार की वस्तुएं हो, तो ध्यान से समझ लीजिए कि विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। और विलासिता के संदर्भ में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की आय जितनी तेजी से बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो व्यय विलासिता की वस्तु पे करता है, विलासिता के वस्तु पे उससे ज्यादा व्यय करता है। जैसे मान लीजिए अभी आपकी नौकरी लग जाती है ना, अभी आपकी नौकरी लग जाती है और आपकी सैलरी 70,000 रुपए, 80,000 रुपए महीने की होती है, लेकिन आप क्या करेंगे कि जब नौकरी लग गई तो आप कहेंगे कि अब हम कार खरीदेंगे। तो कार खरीदने के लिए आप क्या करेंगे? जब कार खरीदने के लिए जाएंगे तो आप 10 लाख का कार खरीदेंगे या 20 लाख का कार खरीदेंगे या 50 लाख का कार खरीदेंगे। तो वास्तविक रूप से आपकी इनकम तो 60,000 रुपए महीने की हो रही है ना, लेकिन आप उस महीने में क्या कर दिए? आप 20 लाख रुपए की कार खरीद लिए। अर्थात जो विलासिता की वस्तु होती है उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि होती है, उससे कहीं ज्यादा तेज उपभोग व्यय आप विलासिता की वस्तुओं पे करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी इकाई से अधिक होती है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इकाई से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। अभी कोई न्यूज नहीं है ना? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण किसने दिया था? अब देखिए, सामान्य संतुलन दृष्टिकोण और आंशिक संतुलन दृष्टिकोण, ये दोनों में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। सामान्य संतुलन दृष्टिकोण ये किसने दिया था? सामान्य संतुलन दृष्टिकोण किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और आंशिक संतुलन दृष्टिकोण किसने दिया था? तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण की बात करें तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार में जब किसी एक वस्तु का अध्ययन किया जाता है, किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग आंशिक संतुलन की बात बोलते हैं। और इसकी बात कौन करते हैं? मार्शल करते हैं। तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि बाजार में किसी एक यूनिट का अध्ययन होगा, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन होगा, या किसी एक फर्म का अध्ययन होगा, या किसी एक उत्पादक का अध्ययन होगा। और सामान्य संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। और सामान्य संतुलन की बात कौन करते हैं? वालरस साहब करते हैं, वालरस। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो आंशिक संतुलन का दृष्टिकोण किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में बाजार में किसी एक इकाई अर्थात एक यूनिट का अध्ययन होगा, और सामान्य संतुलन के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। और उसकी बात वालरस ने कहा था। सो ऑप्शन नंबर बी अगला है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पे उस वस्तु पे किए जाने वाले कुल व्यय पर क्या असर देखने को मिलेगा? चलिए कमेंट करके बताइए। ललिता जी, संजय जी, नौशाद अली जी, हरीश जी, रिंकू जी, तस्नीम खान जी, मंजुला शर्मा जी, मोनिका जी, रंजू जी, सुनीता जी, तस्नीम जी, ठीक है, अक्षय जी,
गुंजा मौर्य जी, मोनिका जी, सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और मैं सोच रहा हूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका एक अटेंडेंस भी मैं रोज लिया करूं, ताकि पता चले कि कौन सिंसियरिटी से पढ़ रहा है ना। अटेंडेंस आप लोग का लिया जाए। चलिए क्लास के अंत में लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है। तो अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पे उस वस्तु पे किए जाने वाले कुल व्यय पे क्या असर पड़ेगा। अब बहुत लोग को ये बात नहीं समझ में आई होगी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। जैसे हम आपसे ये कहें कि कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, और जब मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है तो कीमत में 20% की कमी आ जा रही है। जब कीमत बढ़ जब वस्तु की सॉरी जब वस्तु की मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में 20% की कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी तेजी से मूल्य बढ़ रहा है उतनी तेजी से मांग नीचे गिर रहा है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु पे किए जाने वाले कुल व्यय पे क्या असर पड़ेगा। तो इजी सी बात है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ेगा तो उसकी मांग में अगर जो 20% की कमी आ रही है तो हम यही कहेंगे ना कि कुल व्यय में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो इजी सी बात रखिएगा कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पे उस वस्तु पे किए जाने वाले कुल व्यय में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी मूल्य में वृद्धि हो रही है, और जब मूल्य में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि मांग में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 5 रुपए प्रति मूल्य पर एक वस्तु की 20 इकाई मांगी जाती है। यदि वस्तु का मूल्य घट के 4 रुपए प्रति इकाई हो जाए तो मांग बढ़ने पे 25 इकाई हो जाए तो मांग की लोच क्या होगी। अब मांग की लोच का फॉर्मूला आपको पता है, मांग की लोच का फॉर्मूला आपको पता है, मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए भाई। मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू इंटू P1 बाई Q1, ठीक है, Q1। तो अब आप कहेंगे कि सर जी फार्मूला तो हम लिख लिए लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, P1 क्या है, Q1 क्या है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए 5 रुपए प्रति इकाई मूल्य पे अर्थात P1 कितना है, P1 आपका 5 रुपीज हो गया। 5 रुपए प्रति मूल्य इकाई पे 5 रुपए प्रति इकाई मूल्य पे एक पर उस वस्तु की 20 इकाइयां मांगी जाती हैं, ठीक है, 20 इकाइयां मांगी जाती है, अर्थात P1 आपका 5 हो गया और Q1 आपका कितना हो जाएगा, Q1 आपका हो जाएगा 20। P1 5 और Q1 आपका क्या हो जाएगा, Q1 आपका 20 हो गया, Q1 आपका 20 हो गया, ठीक है। यदि वस्तु का मूल्य घट के 4 हो जाए तो अब P2 क्या हो जाएगा, P2 आपका 4 हो गया ना, P2 आपका क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाए, जिससे मांग बढ़ के 25 हो जाए। अर्थात अब Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या है, Q2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब जब डेल्टा P हमको डेल्टा Q हमें निकालना है, तो डेल्टा Q निकालना है तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और डेल्टा P निकालना है तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 हो जाएगा। अब आप इसका अंतर निकाल लीजिए, जब आप अंतर निकालेंगे तो क्या, हाँ, तो P1 क्या आ जाएगा, तो P1 5 है और P2 4 है,
तो डेल्टा पी का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। डेल्टा पी का मान कितना, सॉरी डेल्टा पी का मान इसका डेल्टा पी का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसी तरीके से डेल्टा क्यू आपको निकालना है, तो Q1 माइनस Q2 करिए, Q1 माइनस Q2 करिए, तो डेल्टा क्यू जब निकालेंगे Q1 माइनस Q2 करेंगे तो 25 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू का मान कितना आ गया, डेल्टा क्यू का मान 5 आ गया। डेल्टा पी निकालना है तो P1 माइनस P2 कर दीजिए, डेल्टा क्यू निकालना है तो Q1 माइनस Q2 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, P1 क्या है, तो P1 का मान कितना है, 5 है, और Q1 का मान कितना है, 20 है। तो अब आपको फार्मूला पता तो चल गया कि मांग की लोच का फार्मूला यही होता है। अब आप इसको क्या करिए कि फार्मूले में रख दीजिए, तो माइनस डेल्टा क्यू का मान कितना आया है, 5 आया है ना, तो डेल्टा क्यू का मान 5 बटा डेल्टा पी का मान कितना आया है, -1। डेल्टा पी का मान कितना आया है, -1 इंटू P1 का मान कितना है, P1 का मान है 5 और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 20। ठीक है, Q1 का मान कितना है, 20 है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 चौको 20, 5 चौको 20 अर्थात 5/4, 5/4। ठीक है, 5/4, तो 4 एकन्ने 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, अब 5 चौको 20 अर्थात 1.25। कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर सी पे है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अगर जो इस प्रश्न को आप ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किलात होते हैं पेपर में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अधिक सही है। ठीक है, इजी सी बात है। तो अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु कौन सी शर्त अधिक सही है। तो अगर जो आपने अधिमान वक्र को पढ़ा है तो अधिमान वक्र क्या बताता है, अधिमान वक्र हमें ये बताता है कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है। उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, एक क्रम में। उपयोगिता को एक क्रम में रखा जाता है और उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। अर्थात अगर तो मान लीजिए कि आपको भूख भी लगी है और आपको कपड़े की भी जरूरत है, तो अब ये डिसाइड होगा कि पहले भूख मिटाना है कि पहले कपड़ा खरीदना है। तो आप क्या कर लेंगे कि पहले अपने भूख को पहले स्थान पे रख लेंगे, फिर कपड़े को दूसरे स्थान पे रख देंगे। तो अनाधिमान वक्र के अंतर्गत क्या कहा गया था कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है। अर्थात दो वस्तुएं होंगी, जैसे एक कपड़ा होगा और दूसरा रोटी होगा, तो कपड़े रोटी को पहले स्थान पर रख लेंगे, कपड़े को दूसरे स्थान पर रख लेंगे। अर्थात उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है और उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। लेकिन जब मार्शल साहब आते हैं तो मार्शल साहब कहते हैं कि उपयोगिता मापनीय है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है। किसने कहा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले देख रहे थे तो हिग्स की बात होगी ना, तो जितने लोग भी हिग्स की बात बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। जिसमें क्या कहा गया, यही कहा गया था कि उपयोगिता को हम लोग एक क्रम के रूप में रखेंगे। उपयोगिता को सही तरीके से मापा नहीं जा सकता है, उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्रमवाचक, वहीं पे इन्होंने प्राथमिकता की भी बात की, जो आपकी प्राथमिकता होगी सबसे पहले जो जरूरी होगा वो आप लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपको खूब तेज प्यास लगी है और दूसरी तरफ कहूं कि आपको यात्रा करनी है, तो पहले कौन जरूरी है, आपकी प्यास जरूरी है कि पहले प्यास मिटे फिर तो यात्रा होगी ना। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किसी
विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? क्या खूबसूरत सा प्रश्न, मजेदार सा। चलिए बताइए भाई। मोनिका जी, रंजू जी, अर्चना जी, गोलू जी, सुनीता गुप्ता जी, तस्नीम खान जी, कमल बिहारी जी, सर्वेश कुमार जी, सुनीता शर्मा जी, अभिजीत तिवारी जी, सर्वेश कुमार जी, सभी लोग, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, तो जितने लोग भी आपसे नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी विशिष्ट विषयों से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अर्थशास्त्र को हम लोग क्या बोलेंगे? विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपसे ये कहें कि अगर जो हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर बढ़ेगा, तो निवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया है कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ाया जाएगा तो इससे उत्पादन का स्तर डेफिनेटली बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट। हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब लोगों की आय बढ़ती है तो आय बढ़ेगी तो लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जाएगा? उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो ये प्रश्न बार बार आप लोगों के पेपर में पूछता है और बहुत अच्छा ये प्रश्न है, ठीक है ना। उपभोक्ता के मांग वक्र को कीमत उपभोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, कीमत उपभोग वक्र। अब बहुत लोग को नहीं पता होगा कि कीमत उपभोग वक्र क्या होता है, इसीलिए कहता हूँ थियरी पढ़िए। तो कीमत उपभोग वक्र क्या बताता है? तो कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा को प्रकट करता है। कीमत उपभोग वक्र क्या बताता है? तो कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा को प्रकट करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या बताता है? अब अगर जो आपने थियरी को ठीक से पढ़ा है तो जानते होंगे। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये बताता है कि जब किसी उत्पाद, हाँ हाँ, क्या हुआ? ठीक है, तो जब विभिन्न आगतों में से किसी एक की मात्रा को स्थिर रख लिया जाए और अन्य को परिवर्तित कर दिया जाए, तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब विभिन्न आगतों में से किसी एक की मात्रा को स्थिर करके अन्य को परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, इसका संबंध अल्पकाल से है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको याद आ जाना चाहिए किसका? पैमाने का प्रतिफल नियम। तो पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल का जो नियम होगा वो किससे संबंधित होगा? वो दीर्घकाल से। तो परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है, इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो हम लोग पैमाने के प्रतिफल नियम की बात करेंगे तो उसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का जो संबंध है ये अल्पकाल से है और पैमाने के प्रतिफल नियम का संबंध दीर्घकाल से है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती है।
खूबसूरत सा प्रश्न है। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए जनांकिकी संक्रमण जो सिद्धांत है उसमें ये कहा गया कि कोई भी देश है ना, वो जनसंख्या की 3 अवस्था से होकर के गुजरेगी। पहली अवस्था तब होगी जब अर्थव्यवस्था अविकसित होगी, अल्प विकसित होगी। अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों को आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जन्म दर ज्यादा होगा, लोग बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे। चूंकि अर्थव्यवस्था पिछड़ी है तो लोगों को उतना ज्यादा शिक्षा, लोग उतने ज्यादा शिक्षित नहीं है, और लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अगर जो हमारे 10 बच्चे होंगे तो हमारे पास 10 लाठी होगी, 10 लाठी होगी तो हमारे जो गांव वाले हैं या जो हमें पड़ोसी है वो हमारी जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएगा या वो हमें नीचा नहीं दिखा पाएगा। तो पहले के लोग आप देखते थे क्या होता था कि 10-10 बच्चे पैदा करते थे, 8-8 बच्चे पैदा करते थे। उसमें एक कारण, बहुत सारे कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि अशिक्षितता थी, लोग शिक्षित नहीं थे। एक कारण ये भी था कि लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो हमें कोई दबा नहीं पाएगा, तो जन्म दर भी ज्यादा था। लेकिन चूंकि शिक्षितता थी नहीं तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, गर्भ में ही बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे पैदा होने के बाद भी मर जाते थे, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से, स्वास्थ्य सुविधाओं का उतना ज्ञान नहीं होता है जब समाज परंपरागत होता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है। तो पहली अर्थव्यवस्था तो, पहली कंडीशन तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अब अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाती है, मतलब अब अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत चीजें विकसित हो जाती है, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अशिक्षा बड़े पैमाने पे विद्यमान होती है। तो जन्म दर ज्यादा होता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से जागरूक हो चुके होते हैं, तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो जब जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर कम हो जाती है तो यहीं पे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, और इसी को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। तो जो दूसरी कंडीशन है वो जनसंख्या विस्फोट वाली है। और जब तीसरी कंडीशन, जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो अब लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि भैया एक लड़का भी रहेगा या एक लड़की भी रहेगी तो काम चल जाएगा, तो जन्म दर में भी कमी आ जाती है, ठीक है, और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीजें बेहतर हो जाती है। और यही जो होता है वो जनसंख्या की जो तीसरी कंडीशन होती है, यही जनसंख्या की आदर्श स्थिति होती है, यही जनसंख्या की आदर्श स्थिति होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या कहाँ पे उत्पन्न नहीं करती है? तो प्रथम और तृतीय में, क्योंकि प्रथम में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जन्म दर ज्यादा होता है तो मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, और तीसरे में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है, जिसे जनसंख्या की आदर्श स्थिति कहते हैं, है ना। और जो दूसरा होता है ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। और जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन के द्वारा दिया गया था, ये भी बात याद रखिएगा, थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अगला, कि मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय संबंधित है। मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि इस थियरी में क्या कहा गया। ठीक है, तो मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय जो है वो संबंधित है पूंजी बाजार से, और इस सिद्धांत में ये कहा गया कि एक जो फर्म होता है ना वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि वो निवेश करने के लिए वित्त कहां से प्राप्त करे, वित्त कहां से प्राप्त करे, कहां से प्राप्त करे और कहां निवेश करे, कहां निवेश करे, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध पूंजी बाजार से हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय हमें ये बताता है कि एक फर्म जो होता है, अर्थात एक जो उत्पादन करने वाली जो कंपनी होती है, वो पूर्ण रूप से इस बात के लिए स्वतंत्र होती है कि निवेश करने के लिए वो पैसा अर्थात वित्त कहाँ से प्राप्त करे। अब वो ऋण भी ले सकता है, वो बैंक से भी ऋण ले सकता है, अन्य भी तरीके से वो वित्त इकट्ठा कर सकता है,
और फिर जब उसे वित्त मिल जाता है तो उसे निवेश करना कहा है, ये भी उसकी खुद की स्वतंत्रता होती है। तो मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय हमें ये बताता है कि एक फर्म पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है कि उत्पादन करने के लिए वित्त कहाँ से प्राप्त करे और उत्पादन करने के लिए कहाँ वो निवेश करे, अर्थात इसका संबंध किससे हो जाएगा, पूंजी बाजार से हो जाएगा। अगला कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी 0.6 है तो गुणक का मान क्या होगा, बताइए। अब गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन ने दिया था। गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो निवेश गुणक के रूप में किन्स ने विकसित किया था। ठीक है, उसके बाद गुणक को अगर जो हम व्यक्त करते हैं तो k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, या इसे ऐसे भी लिखते हैं k इज इक्वल टू 1/एमपीएस। आप लोगों के पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जितना मैं लिख रहा हूं उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम जो दिया गया था वो रोजगार गुणक के रूप में किसके द्वारा दिया गया, रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया। क्या कहे थे आरएफ कोहन ने कि जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर रोजगार बढ़ता है तो इसके कारण भविष्य में चल के रोजगार में कई गुने की वृद्धि होती है। और गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय निवेश गुणक के रूप में किन्स साहब को जाता है। और निवेश गुणक क्या बताता है, निवेश गुणक ये बताता है कि जब अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक स्तर में निवेश बढ़ाया जाता है तो इसके कारण भविष्य में चल करके राष्ट्रीय आय में k गुने की वृद्धि होती है। तो अब इसको रख दीजिए फॉर्मूले में, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, अर्थात इस वाले फॉर्मूले में रखा जाएगा ना, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.6, तो 1/0.4। ठीक है, ऊपर ये चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 चौको 20। ठीक है, 2.5 आएगा ना, तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि अपने लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना है। कैसा माना है भाई, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। इजी सी बात है। अब डेविड रिकार्डो की थियरी आपको पता होनी चाहिए कि डेविड रिकार्डो क्या क्या कहते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी। ऐसी भूमि जो उर्वरक होगी और लगान देगी उसे अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि अधिसीमांत भूमि क्या होती है, तो अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक होती है अर्थात वो भूमि लगान देती है। ठीक है, और सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है अर्थात वो लगान नहीं देगी। उर्वरक नहीं होती है और वो लगान नहीं देती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि भूमि की पूर्तियां सीमित है, भूमि की पूर्तियां सीमित है अर्थात भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, भूमि की मात्रा को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अगर जो पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना चाहें तो क्या आप बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे ना, बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर रिकार्डो ने क्या कहा था कि भूमि, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि भूमि का कोई वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा कि भूमि का कोई वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है, भूमि का प्रयोग केवल और केवल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। ठीक है, भूमि का प्रयोग केवल और केवल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि भूमि की हस्तांतरण आय शून्य होती है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ थियरी पढ़िए 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 पढ़िए, क्योंकि थियरी पढ़ेंगे तो ये सारी कहानी याद रहेगी। इकोनॉमिक्स से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, बशर्ते ये है कि उसे एक बार मन से और ढंग से पढ़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग कभी इधर से पढ़ते हैं कभी उधर से पढ़ते हैं ना, उनको एक तरफ से उनको कुछ और छोर ही नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कभी स्टैटिक्स लेके बैठ जाएंगे, कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेके बैठ जाएंगे, कभी भारतीय अर्थव्यवस्था लेके बैठ जाएंगे, कभी व्यष्टि अर्थशास्त्र लेके बैठ जाएंगे, कभी समष्टि अर्थशास्त्र लेके बैठ। तो एक क्रम से फॉलो करिए, इकोनॉमिक्स को एक क्रम से फॉलो करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स की
कड़ी जो है ना वो एक दूसरे से बधी हुई है ना। इकोनॉमिक्स की कड़ी एक दूसरे से बधी हुई है। जब तक आप आसान चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कठिन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर जो आपने मांग का नियम नहीं पढ़ा है तो आप बाजार को समझ ही नहीं पाएंगे, इजी सी बात। चलिए क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर, थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। किसकी पुस्तक है भाई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, चेम्बरलिन की बात कर रहे हैं ना, बहुत बार बताया हूं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक किसकी है? चेम्बरलिन की है। और ये किससे संबंधित है? एकाधिकार से संबंधित, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे एक रणनीति और एक स्ट्रेटजी के तहत आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, अलग अलग बैच है। थियरी पढ़िए, जरूर पढ़िए, थोड़ा बहुत लिखने की भी आदत डालिए। वहाँ पे कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, एक क्रम से यूनिट वाइज पूरी थियरी पढ़िए। कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। टेस्ट दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। एक टेस्ट दीजिए, लेकिन उस टेस्ट का एनालाइज करिए कि जो प्रश्न गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उसकी थियरी को पढ़िए। फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न पेपर में वहां से भी पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, मतलब सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसी स्ट्रेटजी से सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करते हैं, या आपको अगर जो किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। फ्रेडरिक लिस्ट जो है वो शिशु उद्योग तर्क से संबंधित है, शिशु उद्योग तर्क से संबंधित है। और फ्रेडरिक लिस्ट ने ब्याज से संबंधित सिद्धांत नहीं दिया था। फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था कि देखिए भैया, एक फर्म जो है अगर जो उद्योग में नहीं है तो उसे आप संरक्षण दीजिए, क्योंकि जब वो उद्योग में एंट्री करेगा तो पुरानी फर्मों से वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो जो फर्में शिशु हैं, अर्थात जो फर्में नहीं है, उन्हें संरक्षण मिलनी चाहिए। और देखिए, कोई कह रहा है कि सर जी मेरा क्लास रिसीव नहीं हो रहा है और क्लास भी ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों की कॉल नहीं रिसीव होती है, तो आप मुझे कॉल तब तक करते रहा करिए जब तक आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती है। आप मुझे मैसेज कर दिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा होता हूँ या यूट्यूब पे क्लास ले रहा होता हूँ, और आप उस दरमियान मुझे कॉल करते हैं। तो आप थोड़ा सा समय देख करके मुझे कॉल किया करिए, ज़रूर रिसीव होगा। और जिसका भी कोर्स एक्सपायर हो गया है, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग, जिसका भी कोर्स एक्सपायर हो गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। तो जिसका भी कोर्स एक्सपायर हो गया है, जिन लोगों ने भी पहले से एडमिशन ले रखा है और उनकी क्लास एप्लीकेशन पे नहीं चल रही है, वो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन पे जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उस वो लॉगिन नंबर हमें भेज दीजिएगा, मैं ठीक करा दूंगा, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है, हाँ, कभी कभी होता है कि आप कॉल किए मैं नहीं रिसीव कर पाए, तो आप ये मत सोचा करिए कि सर ने जानबूझ के कॉल नहीं रिसीव किया। कुछ समस्याएं होती हैं, कभी आदमी, चूंकि मैं एक आप लोगों का कॉल अटेंड करता हूँ और कोई करता नहीं है, तो कॉल किया करिए, है ना, या अपना मैसेज किया करिए। ये नहीं कि अगर जो कभी कॉल नहीं रिसीव हुआ तो फिर आप कॉल ही ना करें।
चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच। अब देखिए इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए? एम आर किसके बराबर होता है? एम आर इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 - 1/E, यही तो होता है ना। और यहाँ पे एम आर का मान कितना दे दिया गया है? सीमांत आय अर्थात एम आर का मान कितना दे दिया गया है? 0 दे दिया गया है। एम आर का मान कितना दे दिया गया है? 0 दे दिया गया है। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एम आर अपान ए आर इज इक्वल टू 1 - 1/E, ऐसे लिख सकते हैं ना इस फार्मूले को। अब अगर जो आपने ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो कैसे काम चलेगा? तो एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 - 1/E होता है। हमने ए आर को क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया। और एम आर का मान कितना दे दिया गया है? 0 दे दिया गया है। तो 0/AR, तो 0/AR इज इक्वल टू 1 - 1/E होता है। ठीक है, तो जब ऊपर 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 1 - 1/E। अब फिर इसको पक्षांतर कर दीजिए। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं कि अब ये माइनस है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। 1/E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब क्या कर लेंगे कि ऊपर भी अगर जो हम 1 बढ़ा देंगे तो ई का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अर्थात जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी 1 के बराबर होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के लिए आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, थियरी पता होनी चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें। बिना इसके सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न कि आईएसएलएम वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या बताता है? जिसका भी नहीं ओपन हो रहा है सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा, है ना, सबका ओपन हो जाएगा। चूंकि एप्लीकेशन पे और जो लोग बहुत मतलब जो 6 महीने या 7 महीने पहले वाले स्टूडेंट हैं वो लोग एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में अपडेट आ गया है, नया अपडेट आ गया है। तो जो लोग बहुत पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं वो लोग अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपकी क्लासेस चलने लगेगी। हाँ देखिए क्लासेस आपको दी गई है, एप्लीकेशन आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा उस पर फ्रेंडली भी बनिए कि सारे कंटेंट को ढूंढिए कैसे एप्लीकेशन चल रहा है, तो सब कुछ आसान लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि आईएसएलएम वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या बताता है, तो आईएसएलएम वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु वस्तु व मुद्रा दोनों ही बाजारों में संतुलन को बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब आपको पता होना चाहिए कि आई एस वक्र क्या होता है, एल एम वक्र क्या होता है, आई एस वक्र का ढाल क्या होता है, एल एम वक्र का ढाल क्या होता है, सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। अगला कि निम्न में से कौन सा नियम फिंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? अब फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियम दिए थे, बताइए। ठीक है, फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियम दिए थे। और जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, देखिए कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको पढ़ना, उसको रिवीजन करना ये आपकी जिम्मेदारी है ना। बस आप ये सोचें कि आप एडमिशन ले लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। सिलेक्शन कब होता है कि जितने भी कंटेंट मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ उसको पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, उसको बार बार समझिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे जो क्लासेस लेता हूँ इसको पढ़िए, इसका रिवीजन करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक बार क्लास पढ़ लिए तो काम खत्म हो गया। तो पढ़ाई कोई बेगारी भटने वाला काम नहीं होता है कि एक क्लास पढ़ लिए और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है।
और इसीलिए मैं आप लोगों को नोट्स देता हूं कि अगर जो वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि समन्वय का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। फिंडले सिरास ने कहा था कि देखिए सरकार को जो व्यय है ना वो 4 तरीके से करना चाहिए। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने लाभ का नियम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जब व्यय करे ना तो उससे सामाजिक लाभ हो अर्थात समाज का लाभ हो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, मितव्ययता का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को वहीं पे व्यय करना चाहिए या उतना ही व्यय करना चाहिए जिससे समाज के कल्याण में बेहतरी हो। ऐसा नहीं कि सरकार अननेसेसरी रूप से अर्थव्यवस्था में पैसा व्यय कर दे। और तीसरा उन्होंने क्या कहा था, बचत का नियम दिया था या बेसी का नियम भी इसे कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को कुछ पैसा अपने पास भी रखना चाहिए ताकि वित्तीय संकट उत्पन्न होने पे इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। और जो चौथा उन्होंने दिया था, चौथा जो नियम दिया था वो स्वीकृति का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? स्वीकृति का नियम दिया था। ठीक है, स्वीकृति का नियम कि सार्वजनिक व्यय सबकी स्वीकृति के आधार पे ही होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न सूची में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु, अब देखिए दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक समझ में आनी चाहिए कि निजी वस्तु क्या होती है, निजी वस्तु, और दूसरी बात आपको समझने में आनी चाहिए कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है। ठीक है, तो निजी वस्तु का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदे हैं, तो आप मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल खरीदे हैं तो उसके लिए आपने पेमेंट किया ना, तो आपकी निजी वस्तु हो गई। आपने कार खरीदा, ये आपकी निजी वस्तु हो गई। तो जिस चीज को आप खरीदते हैं अर्थात जिसके लिए आप भुगतान करते हैं वो आपकी निजी वस्तु हो गई। और सार्वजनिक वस्तु क्या हो गई? ऐसी वस्तुएं जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार हो। जैसे हमारी सेना है तो हमारे देश की सेना हम सभी लोगों की रक्षा करती है ना, वो आपकी भी रक्षा करती है, हमारी भी रक्षा करती है। हमारे देश की जो पुलिस है तो पुलिस सबके लिए है ना, किसी एक के लिए तो है नहीं। तो सेना हो गई, पुलिस हो गई, सड़क है तो सड़क सबके लिए है ना, किसी एक के लिए नहीं है ना। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि कौन सी सार्वजनिक वस्तु है तो वो है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना और पुलिस तो आते ही है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान होता है। अब ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है आप लोगों की परीक्षा में। थोड़ा आराम से करिएगा, है ना? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कितने सारे बी बोल रहे हैं, कितने सारे लोग बी बोल रहे हैं। जो लोग भी बी बोल रहे हैं ना, मैं क्या आपको कहूं, 0 नंबर मिलेगा बी वालों को। देखिए, करापात का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाएगा वही व्यक्ति इसका वहन करेगा। जैसे इनकम टैक्स है तो जब आयकर लगता है तो जिसकी आय होती है उसी से सरकार क्या करती है, कर लेती है। ऐसा थोड़ी है कि इनकम टैक्स आपके ऊपर लगेगा तो आय आप अर्जित कर रहे हैं और कर आपका पड़ोसी देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो करापात का मतलब होता है कि जिसके ऊपर टैक्स का भार पड़े वही क्या करे, कर का वहन करे, तो उसे करापात कहते हैं। और कराघात का मतलब क्या होता है कि टैक्स आपके ऊपर पड़ रहा है लेकिन हो सकता है कि आप उस टैक्स को कहीं और भी टाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्ले अप्रत्यक्ष कर हो गया, तो पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, तो कर का भार किसके ऊपर लग रहा है, तो पार्ले जी के ऊपर लग रहा है। लेकिन पार्ले जी उस वस्तु की कीमत को मार्केट में बढ़ा करके बेच दे और उपभोक्ता से कर वसूल कर ले, है ना। तो कराघात और करापात में अंतर होता है। करापात का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर कर लग रहा है वही कर का वहन करेगा, अर्थात अंतिम आरामदायक स्थान करापात होता है। और कराघात का मतलब ये होता है कि कर किसी के ऊपर लग रहा है लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि वो उस कर को कोई और अदा करे, और ये अप्रत्यक्ष करों में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैगनर लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
जब घात लगेगा तो आप उसको घात लगा के दूसरे पे टाल सकते हैं, और जब पात लगेगा तो जिसके ऊपर लगेगा वही देगा। इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो वैगनर लॉ जो है वो राज्य की बढ़ती क्रियाकलापों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जब सार्वजनिक व्यय होगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय को बढ़ाएगी, तो सार्वजनिक व्यय के साथ साथ उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में समृद्धि देखने को मिलेगी। कैसे समृद्धि देखने को मिलेगी, कि जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। तो जब मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो राज्य की क्रियाकलापों में वृद्धि होगी, और राज्य की क्रियाकलापों में वृद्धि होगी तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी तो देश विकास के पथ पे अग्रसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगला, कि स्वास्थ्य और शिक्षा है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्या है, तो अभी तो आपने देखा कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है और निजी वस्तु क्या होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्या होता है, बताइए भाई। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। एक तो मैंने आपको बताया कि आपकी निजी वस्तु क्या है, निजी वस्तु ऐसी वस्तु है जिसका भुगतान आप खुद करें, जैसे अगर जो आप कार खरीदते हैं तो आपकी निजी वस्तु है, मोबाइल खरीदते हैं तो आपकी निजी वस्तु है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, तो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिसपे समाज के सभी वर्ग का अधिकार हो, जैसे हमारे देश की सेना है, हमारे देश की पुलिस है, हमारे देश में सड़क है, ठीक है, आपके मोहल्ले में जो सरकार स्ट्रीट लैंप लगवाती है वो सबको रोशनी देने के लिए होता है, किसी एक को देने के लिए थोड़ी होता है। तो सरकारी जो लैंप लगता है ये भी क्या हो गया, ये भी सार्वजनिक वस्तु हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरिट वस्तु क्या होती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो होता है वो मेरिट वस्तु होती है, और इसकी पहचान क्या होती है, मेरिट वस्तु क्या होती है, तो मेरिट वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समाज के कल्याण में वृद्धि करने के लिए, मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समाज के कल्याण में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती हैं, और सरकार जब बजट का निर्माण करती है तो बजट में इसके लिए पैसे का आवंटन किया जाता है, बजट, ठीक है। तो अगर कोई भी चीजें हैं, जैसे हमारे जब सरकार बजट पेश करती है तो बताती है ना कि हम शिक्षा पे इतना खर्च करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे इतना खर्च करने जा रहे हैं, अर्थात मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों तक पहुंचाना है, अर्थात हमारे देश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश की बेहतर होनी चाहिए। तो मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है कि मानव के कल्याण को क्या करना है, बेहतर करना है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी कर क्या होता है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शत्रुघ्न जी, भगवंती जी, नौशाद अली जी, रंजू जी, महेंद्र सिंह जी, PMT, घनश्याम, अनुरागी जी, पारस कुमार जी, संजय जी, मोनिका जी, ठीक है, गुड इवनिंग, सर्वेश कुमार जी। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सदा के लिए एक बार लगाया जाने वाला कर क्या होता है, तो इजी सी बात है, उत्तराधिकारी तो आप एक ही बार बनते हैं ना, उत्तराधिकारी जैसे एक पिता है तो पिता का जो पुत्र होता है वो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, तो आप जीवन में उत्तराधिकारी एक ही बार बनते हैं, तो एक ही बार बनते हैं तो सदा के लिए एक बार लगाया गया
जो पूंजी कर क्या होगा, वो होगा आपका उत्तराधिकारी कर। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। ऑप्शन नंबर, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया। और डाल्टन ने कहा कि देखिए, समाज का लाभ अधिकतम वहां पे होगा जहां सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होगी। सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर हो, सीमांत लाभ के बराबर हो, ठीक है। तो सीमांत त्याग कौन कर रहा है? करदाता, जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेयर, करदाता। अर्थात जब करदाता सरकार को टैक्स दे, तो टैक्स देने से जो जितना वो त्याग करता है ना, उतना ही पैसा जब ये सरकार अर्थव्यवस्था में डाले, अर्थात सामाजिक सेवाओं पे डाले, शिक्षा पे डाले, स्वास्थ्य पे डाले, परिवहन पे डाले, तो इतना ही लोगों को लाभ मिलना चाहिए। अर्थात लोगों के कल्याण में इतनी ही वृद्धि होनी चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। और समाज का अधिकतम लाभ कहाँ पे होगा? तो अधिकतम लाभ वहां पे होगा जहां पे समाज का सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है, बताइए। ये बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, देखिए, लागत जन्य मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाए। अगर जो कोई वस्तु है और उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाए, उत्पादन लागत, अब जैसे उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो आप कच्चे माल खरीद रहे होंगे ना, कच्चे माल आप खरीद रहे होंगे, साथ ही साथ में आपने मजदूरों को मजदूरी पे रखा होगा, आपने मजदूर रखा होगा। तो अगर जहां से आप कच्चे माल प्राप्त कर रहे हैं उस कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, या जो मजदूर आपके लिए मजदूरी कर रहा है वो कहे कि हमारी मजदूरी को आप बढ़ा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में जब एक उत्पादक मजदूरी को बढ़ाएगा या कच्चे माल उसे महंगा मिलेगा तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। और जब उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो जब वस्तु को बाजार में लाएगा तो ज्यादा कीमत पर बेचेगा, और जब ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है। और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इस प्रकार से उत्पन्न स्फीति को लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? तो आप बताइए कौन सा उत्तरदायी है। ये होगा ना, बढ़ती हुई जीवन निर्वहन लागत। अर्थात यहाँ पे एक जो श्रमिक होगा वो ये कहेगा कि हमारी मजदूरी को आप बढ़ा दीजिए, अर्थात हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हमें और पैसे की जरूरत है, तो आप हमें मजदूरी बढ़ाइए। मजदूरी बढ़ेगा तो उत्पादन लागत बढ़ेगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा तो जब वस्तु बाजार में आएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई आएगी, महंगाई आएगी तो इस प्रकार से उत्पन्न महंगाई को लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। फिर जब आप याद करिए किसको, किन साहब किसकी बात करते हैं? मांग जन्य मुद्रास्फीति की बात करते हैं। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण मांग में वृद्धि होती है, मांग जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से पूर्ति नहीं बढ़ पाता है। तो जब मांग बहुत ऊपर चला जाता है और पूर्ति कम रहता है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, और इस प्रकार से जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है। तो ये तो बच्चों वाली बात है, फिशर साहब का विनिमय समीकरण। तो फिशर का विनिमय समीकरण बार बार पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में, ठीक है। तो पहले पूछा जाता है कि फिशर का मूल समीकरण क्या है? तो फिशर का मूल समीकरण है
एम भी इज इक्वल टू पी टी, एम भी इज इक्वल टू पी टी। फिर पूछा जाता है कि फिशर का संशोधित समीकरण क्या है, तो संशोधित समीकरण है एम डैश भी डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पी टी। फिशर साहब क्या बताते हैं, बताते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि सर द्रव्य, द्रव्य मतलब मुद्रा की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होता है, अर्थात जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उससे कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है और मुद्रा की वैल्यू आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मूल्य और पूंजी के लेखक कौन है, मूल्य और पूंजी किसने लिखा भाई, ठीक है। तो ये कब की बात है, ये बात है 1939 की बात है। और मूल्य और पूंजी को किसने लिखा था, तो हिक्स ने लिखा था और इसी में इन्होंने अधिमान वक्र की बात की थी, इसी में इन्होंने जो हम लोग अधिमान वक्र को पढ़ते हैं, अधिमान वक्र की बात यहीं पे की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। ठीक है, तो देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो जितने लोग ये बोल रहे हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी IFCI। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1948 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, है ना। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमारे देश में सबसे पहली दीर्घकालीन उद्योगों को ऋण देने वाली संस्था कौन सी बनी, तो IFCI, जिसकी स्थापना 1948 में होती है, अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अगला प्रश्न है कि प्रत्याशा की लोच प्रत्याशा की लोच निम्नलिखित में से किसकी माप होती है। चलिए भाई, प्रत्याशा की लोच क्या होती है, प्रत्याशा की लोच मतलब ये मूल्य स्तर में परिवर्तन की बात कर रहा है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मूल्य स्तर में परिवर्तन की बात हो रही है, तो मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध किससे होता है, मुद्रास्फीति से ही तो होता है ना, मुद्रास्फीति से होता है। जैसे मैं आपसे आसान भाषा में कहूं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में 5% की वृद्धि हुई, आसान भाषा में कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 5% बढ़ी है, तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 5% बढ़ी है तो इसका मतलब यही है कि मूल्य स्तर में भी क्या हुई है, 5% की ही वृद्धि हुई है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला एच मुद्रा कहलाती है, एच मुद्रा क्या है, एच मुद्रा का संबंध किससे है, एच मुद्रा का संबंध किससे है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न है भाई, ठीक है। तो एच मुद्रा में रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों आता है और यही बैंकों के साख के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही बैंक के साख के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इजी सी बात है, इसका संबंध किससे है, चक्रवर्ती समिति से है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक रूप से बड़े देशों के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, ये कहाँ पे कहा गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी, काफी विविधता आ रही है। लाइक तो कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। सुनीता शर्मा जी, मोनिका जी, रिंकू जी, भगवंती जी, गुंजा मौर्य जी, महेंद्र सिंह जी, सुनीता गुप्ता जी, अनिल कुमार जी, राजन सिंह जी, ललिता जी,
शत्रुघ्न जी, पारस कुमार जी, मंजुला शर्मा जी, गोलू राज जी, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, है ना। तो जेम्स मीड ने ये बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, जो आर्थिक रूप से बड़े देश है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छे हैं, उनके पास संसाधन अच्छे हैं, और जब वो छोटे देश से व्यापार करते हैं तो इन संसाधनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिससे बड़े देश को उतना लाभ नहीं मिलता है जितना छोटे देश को मिलता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मीड विरोधाभास, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा प्रेबिस सीगर ने बोला था, है कि नहीं है। तो बड़े इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, ये मीड विरोधाभास के अंतर्गत कहा गया था। तो इतने सारे लोग हंसने लगे भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? थोड़ा मुझे भी बताइए, मैं भी हंस लूं। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ए बोलेंगे, कोई कह रहा है सर माघ मेला शुरू हो गया। माघ मेला जनवरी से शुरू होता है ना। पहला स्नान जो होता है वो मकर संक्रांति का होता है। तो क्या उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि आयात की औसत प्रवृत्ति क्या होती है, तो आयात की औसत प्रवृत्ति इज इक्वल टू कुल आयात अपन समग्र राष्ट्रीय आय। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेकर के इन सब फॉर्मूलों को नोट कर लिया करिए, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार आते नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा प्रश्न, ये क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बताइए कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये प्रश्न, कैसे करेगा बताइए? तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी, और ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो प्रीवियस साहब थे ना, वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट का सपोर्ट किए थे। प्रीवियस साहब अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट का भी उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। वहां भी सपोर्ट किया था, और फिर संरक्षण की भी बात इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि जो हमारे घरेलू उद्योग है ना, अब देखिए अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, और वो या तो एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते हैं या तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे आप संतुलित विकास देखते हैं, असंतुलित विकास देखते हैं। कुछ अर्थशास्त्री ऐसे आते हैं जो सार्वजनिक ऋण का कहते हैं कि सार्वजनिक ऋण जरूरी है, कुछ कहते हैं कि नहीं जरूरी है। तो संरक्षण की भी बात प्रेमिस सिगर साहब कहते हैं कि हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो हमारे उद्योग हैं, उन्हें हमें संरक्षण देना चाहिए, ताकि हमारे घरेलू मांग की पूर्ति घरेलू उद्योगों से ही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तीनों सही हो जाएगा। और प्रेबिस सीगर अक्सर हम लोग रोज एक प्रश्न आ ही जाता है। एक लाइन में मैं बता देता हूं कि प्रेबिस सीगर ने कहा था कि देखिए, जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, तो विकासशील देश को इससे नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि विकासशील देश कच्चे माल का निर्यात करेगा, विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो विकासशील देश अपने संसाधनों को, अपने प्राथमिक संसाधनों का क्या करेगा, अपने प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करेगा। और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करेगा तो चूंकि विकसित देश है, तो विकसित देश के पास तकनीकी है, तो तकनीकी करके विकसित देश तो खूब लाभ कमाएगा,
लेकिन विकासशील देश अपने प्राकृतिक साधनों को क्या कर देगा, नष्ट करते चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इससे उस देश को नुकसान होगा। तो ये व्यापार की शर्त से भी संबंधित है, संरक्षण से भी संबंधित है और अल्प विकसित देशों से भी संबंधित है। अगला, वेस्टबेल परीक्षण का संबंध किससे है? वेस्टबेल परीक्षण, अब अगर जो आपने अलेक्जेंडर हैमिल्टन फ्रेडरिक लिस्ट के शिशु उद्योग तर्क को पढ़ा होगा तो उसी के बाद वेस्टबेल परीक्षण की भी बात होती है। वेस्टबेल परीक्षण ये बताता है कि देखिए भैया, किसी किसी शिशु फर्म को या शिशु उद्योग को आप तभी संरक्षण दीजिए जब वो संरक्षण के पात्र हो। ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी रूप से संरक्षण दे दीजिए और वो जब उद्योग में जाए तो पुराने फर्मों को भी नुकसान कर दे। तो वेस्टबेल परीक्षण के अंतर्गत यही कहा गया कि अगर जो किसी फर्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी शिशु फर्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि क्या सपोर्ट करना नेसेसरी है कि नहीं है ना। अगर जो है तभी करिए, नहीं है तो मत करिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि G6 के कौन दो सदस्य देश G4 के सदस्य देश नहीं है। अब G6 में कौन है, G4 में कौन है? तो देखिए G6 में कौन कौन है, G6 में कौन कौन है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। सॉरी, G6 की बात हो रही है ना, तो G6 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये 5 देश हैं। और G4 की बात करें तो G4 में कौन है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। अब आप देख लीजिए क्या उत्तर है इसमें। तो जितने लोग भी सी की बात बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। इजी सी बात है, बहुत बार बताया। अगला, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आप लोग के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इजी सी बात है, 1957 में। तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन साझा बाजार की जो स्थापना होती है ये 1957 में होती है। और ये रोम की जो संधि हुई थी 1957 में, जो रोम की संधि हुई थी उसी के अंतर्गत फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड आदि देशों ने क्या किया था, एक समझौता किया था। और उस समझौते में ये था कि भैया हम लोग आपस में ठीक तरीके से व्यापार करके एक दूसरे के आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बताइए भाई, ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बार बताया हूं यार, फरवरी 2006 में ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, यहाँ पे रुकने की जरूरत ही नहीं है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबरिंग कर रहा है ये गलत कर रहे हो भाई, बहुत सारे प्रश्न हुए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? आगत निर्गत विश्लेषण, लियोनतिफ साहब कहाँ पे हैं भाई? सेकेंड नंबर पे हैं, ठीक है। व्यापार की शर्तों की बात करें, डोरेन साहब कहाँ पे हैं? डोरेन साहब कहाँ पे हैं? तीसरे नंबर पे हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, कैसल साहब कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, ठीक है। तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि की विकास कौन करता है? अमर्त्य सेन साहब करते हैं।
सो आई होप कि आप सुमेलित कर पा रहे होंगे। 2 2 3 4 और 1 बिल्कुल ठीक है। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक से देखते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जब डायरेक्ट कोर्स आप परचेज करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी++ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग कल एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार।